हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? चलिए, उम्मीद होगी सभी साथी अच्छे होंगे। चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, हमने शुरुआत की थी मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में हमने सबसे पहले अरबों का आक्रमण पढ़ा। प्रथम मुस्लिम आक्रांता अरब थे, सबको अधिकतर पता ही होगा, सबने टॉपिक कहीं ना कहीं से पढ़ रखा होगा। तो चलिए, कुछ चीज़ें नहीं होंगी या शायद आपके लिए पुरानी ही हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। इसके पिछली क्लास में हमने महमूद गजनवी के 17 आक्रमण जो थे इनके बारे में बात किया था। उसके बाद आज बात करेंगे गजनवी के जो इतिहासकार थे उसके दरबार के, उनकी बात करेंगे। एक या दो क्वेश्चन हमारा इससे बनता ही बनता है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा, महमूद गजनवी के इतिहासकार या उसके दरबारी कवि। गजनवी के दरबारी विद्वान, हेडिंग लगाइएगा। एक दो नंबर का पूछा जा सकता है हमारा कभी कभी। तो सबसे पहला हमने बात किया था, इसको देखिए, जो ये अरब आक्रांता थे, इनका भारत पे आक्रमण करना था। केवल इनका मुख्य जो लक्ष्य था केवल भारत को लूटना था, ना कि यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करना या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये इनका मकसद नहीं था। लेकिन इसके बाद जब हम बात करेंगे गौरी की, जब तुर्कों का आक्रमण होगा, तो ये इनका जो मकसद था, इनका मकसद था हमारा कि भारत पे अपना शासन स्थापित करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन जो अरबों का था उनका ये लक्ष्य नहीं था। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका जो दरबारी कवि था, उत्बी, सभी ने नाम सुना। इसकी एक रचना थी, ये शाही दरबारी कविता भाई, इसके दरबार का बहुत फेमस था। तो इसकी एक रचना है, इसकी दो रचना है, किताब उल यामनी और किताब उल यामनी, तारीख उल यामनी। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है हमको, लेकिन चलिए फिर भी कोशिश करेंगे, शायद समझ में आ जाए। तो पहली इसकी रचना है किताब उल यामनी और दूसरी है तारीख उल यामनी, और ये गजनवी का शाही दरबारी विद्वान था। और इसके पहले हमने बात की थी, इरफान हबीब कहते हैं कि महमूद गजनवी का लक्ष्य केवल भारत को लूटना था, लूटपाट मचाना था। बाकी इसका कोई भी मतलब नहीं था कि हम भारत में अपना राज्य स्थापित करेंगे या अपना शासन सत्ता स्थापित करेंगे। लेकिन इसके बाद जब गौरी की बात करेंगे तो वह भारत में अपना सत्ता स्थापित करना चाहता था, ना कि उसको लूटना चाहता था, है ना। तो इसमें बहुत याद रखिएगा कि इसमें पूछा जा सकता है हमारा ना बहुत जगह गजनवी का। तो चलिए बात करते हैं गजनवी की। तो पहला इसका शाही इतिहासकार था कौन? उत्बी, जिसकी रचना है किताब उल यामनी, तारीख उल यामनी। चलिए उसके बाद इसके साथ आया था अलबरूनी। चलिए पूछा गया क्वेश्चन है हमारा कि गजनवी के साथ कौन सा प्रसिद्ध शाही इतिहासकार आया था, तो अलबरूनी नाम है उसका। क्या नाम है? अलबरूनी। ये 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ आया था, और इसकी रचना है किताब उल हिंद। इसकी पहली रचना है किताब उल हिंद और दूसरी रचना है तारीख उल हिंद। किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद, इसकी दो ग्रंथ हैं, फेमस ग्रंथ हैं, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं फिरदौसी की। किसकी बात करते हैं? फिरदौसी की। यह प्रसिद्ध विद्वान था महमूद गजनवी के दरबार का, और इसकी रचना है शाहनामा। रचना का नाम है इसकी शाहनामा, और इसे अफ़गान का महाभारत कहते हैं। शाहनामा को अफ़गान का महाभारत कहा जाता है, याद रखिएगा। यह रचना फिरदौसी की है। किसकी रचना है? फिरदौसी की रचना है। और फिरदौसी को पूर्व का हेमर भी कहा जाता है। पूर्व का हेमर या पूर्व का होमर, पूर्व का हेमर या होमर फिरदौसी को कहा जाता है। और इसके बाद बात करते हैं बैहाकी। इसका एक चौथा विद्वान था, 4 विद्वान थे इसके जो दरबार में। अलबरूनी, पूछा गया क्वेश्चन है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी आया था। तो बैहाकी भी एक विद्वान का नाम है। तो इसकी रचना है तारीख ए सुबक्तगीन। तारीख ए सुबक्तगीन। चलिए अब सुबक्तगीन कौन था, ये तो सबको पता है ना। पीछे की स्टोरी, जो लोग पीछे की क्लास देखेंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि सुबक्तगीन कौन था, है ना। तो सुबक्तगीन कौन था ये सबको पता है। सुबक्तगीन जयपाल, याद है ना, 986 ईस्वी में धड़ाधड़ मची थी इन दोनों के बीच में। तो बैहाकी भी इसका एक विद्वान था, और बैहाकी, इसकी रचना है तारीख ए सुबक्तगीन। तारीख ए सुबक्तगीन। सुबक्तगीन कौन था? तो गजनवी का पिता था भाई। इसने अपने बड़े भाई गजनवी ने इब्राहिम की हत्या करके गद्दी हासिल किया था। और चलिए, इसे पूर्व का होमर किसे कहते हैं? फिरदौसी को। और इसे पूर्व का पेप्स कहा जाता है। पूर्व का पेप्स, पूर्व का पेप्स कहते हैं हम किसको?
बैहाकी, और फिरदौसी को कहा जाता है पूर्व का हेमर। और ये महमूद गजनवी प्रथम सुल्तान था, सॉरी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। हमने सुल्तान बताया था आपको कि सुल्तान कौन होता है। सबसे पहले 3 शब्दों के बारे में हमने बात की थी। पहला था हमारा खलीफा, सुल्तान और बादशाह। खलीफा, सुल्तान और बादशाह। तो खलीफा के अंडर में जो कार्य करता था उसे क्या कहते थे, सुल्तान। एक सनद पत्र होता था, उससे जो सनद पत्र प्राप्त करके अपनी शासन सत्ता चलाते थे उसे सुल्तान कहते थे। और बादशाह जो स्वयं का मालिक होता है, बाद या पादशाह। बाद मतलब स्थाई और शाह मतलब स्वामी। स्थाई स्वामी को हम लोग बादशाह बोलते थे। बाबर ने प्रथम इसकी उपाधि धारण की थी, अभी आगे बात करेंगे बाबर की। तो चलिए फिर टॉपिक पे अपने वापस आते हैं। मोहम्मद गजनवी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और अरबों ने ही, एक क्वेश्चन और पहले बताना चाहिए था लेकिन हम भूल गए, अरबों ने भारतीय जनता के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया। तो अरब, तुर्क, ये सब आप ऑप्शन में करके होंगे, लेकिन आपको अरबों में सही टिक करना होगा। चलिए ठीक है, फिर जो हुआ उसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आज बात करेंगे हम गौरी वंश की। किसकी? गौरी वंश की बात करते हैं, किस तरह गौरी वंश का उदय हुआ, क्या कारण था, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, 1-2 क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया गया तो आधा अधूरा नहीं छोड़ते, पूरा कंप्लीट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उतबी को लिखेंगे। किसको? उतबी को। चलिए हमने ये तो लिखा दिया कि इरफाम हबीब कहते हैं कि गजनवी का लक्ष्य केवल भारत में लूटपाट करना था। शायद इसकी पिछली क्लास में हमने इसकी बात कर ली थी, तो ना लिखा हो तो आप नोट पॉइंट डाल के या अपने हिसाब से ज़रूर लिख लीजिएगा कि इरफान हबीब कहते हैं, वे एक मुस्लिम इतिहासकार थे, कि गजनवी का लक्ष्य भारत में केवल लूटपाट करना था, ना कि अपना शासन स्थापित या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो चलिए पहली हेडिंग पहले कब की बात करते हैं, उतबी की रेटिंग। चलिए थोड़ा सा बीच में ये घूम जाता है, इसकी सेटिंग वेटिंग हमको ज़्यादा पता है नहीं, लेकिन चलिए फिर भी चीज़ें रहती हैं ना, कभी कभी एकदम से मन नहीं करता है यहाँ पे खड़े होने का, लेकिन फिर भी मन करता है। जब शुरुआत किया था तो ये सोच के थोड़ी किया था कि एक दिन रुक जाना है। तो चलिए, पहला दरबारी विद्वान था उसका उतबी, शाही इतिहासकार था। चलिए लिखिएगा, हर एक पॉइंट हम लिखते हैं, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। शाही इतिहासकार था यार, शाही इतिहास का, इसके 2 ग्रंथ हैं। पहला है तारीख उल यामिनी, और दूसरा ग्रंथ है इसका 'किताब उल यामिनी'। चलिए पहला उतबी है। दूसरा कौन था? अलबरूनी। ये 11वीं शताब्दी में गजनवी के साथ भारत आया था, याद रखिएगा। तो चलिए अगला लिखिएगा। चलिए इसको जल्दी से करिए, फिर आगे करते हैं। चलिए अगला विद्वान था, इसी तरह पढ़ेंगे ना, पहले हर एक पॉइंट हम आप ओरली करेंगे। कोशिश तो यही होगी कि ओरली करें ना, कुछ चीज़ें ऐसी जब ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है तभी कापी किताब देखनी पड़ती है, नहीं तो कोशिश यही रहती है कि ना देखना पड़े ना। तो चलिए वो तो एक लास्ट ऑप्शन होता है ना, बाकी तो दिमाग ऐसे दौड़ाना पड़ता है। तो चलिए अगला विद्वान था अलबरूनी। 4 विद्वानों की बात करेंगे, अलबरूनी, फिरदौसी और बैहाकी। अलबरूनी पहला, इससे पॉइंट लिखिएगा। ग्यारहवीं शताब्दी में ओ सॉरी, गजनवी के साथ भारत आया। और इसकी 2 रचनाएं हैं।
किताब उल हिंद, और दूसरी रचना इसकी, एक मिनट, दूसरी रचना इसकी तारीख उल हिंद, तारीख उल हिंद, सॉरी हिंद होगा ये, हिंदी नहीं। ये जरूर याद रखिएगा कि गजनवी के साथ भारत आया था अल-बरूनी। किसके साथ? अल-बरूनी। अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आएंगे गौरी के साथ, उनकी भी बात करेंगे आगे। बस इसके बाद हमारा टॉपिक गौरी वंश ही होगा। तो सबसे पहले आज समझेंगे गौरी वंश के उदय कहाँ से हुआ, कहाँ से भारत आए, कितने आक्रमण किए गौरी ने। तो चलिए, सबसे ज़्यादा आक्रमण पूछा जाता है तो गजनवी ने किया था 17 बार, और इसकी पहली क्लास में हमने पूरे 17 के 17 आक्रमण की बात की थी। इसमें 16वां सबसे इम्पॉर्टेंट है, 16वें उसमें सोमनाथ मंदिर को विध्वंस मचाया था। चलिए, अल-बरूनी हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आगे की बात करते हैं फिरदौसी की। पूर्व का हेमर या होमर कहा जाता है फिरदौसी को, याद रखिएगा। पूर्व का होमर किसे कहा जाता है, या हेमर, जो भी पेपर में आए करके। चलिए, तीसरा विद्वान था फिरदौसी। ये सब इसके दरबारी विद्वान थे। इसका ग्रंथ है शाहनामा, ग्रंथ है इसका शाहनामा। इसे अफगान का महाभारत कहते हैं, अफगान का महाभारत, अफगान का महाभारत कहते हैं। चलिए, और पॉइंट लिखिएगा। इसे पूर्व का हेमर या होमर कहा जाता है। चलिए, इसको जल्दी से कर लीजिए। फिरदौसी को ये जरूर याद रखिएगा। अफगान का महाभारत एक एंड में हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो शाहनामा, और शाहनामा की रचना किसने की थी? तो फिरदौसी गजनवी का विद्वान था। चलिए, बात करते हैं बैहाकी की, लास्ट है हमारा। उसके बाद हम बात करेंगे आज गौरी वंश की। बैहाकी देखिए, कोई शब्द अगर गलत हो जाता है ना यहाँ पे लिखने कि, तो भैया पेपर में आपको ये मिला तो लिखना नहीं पड़ेगा ना, तो उसमें तो लिखा लिखाया आएगा। तो अगर मिस्टेक हो जाती है तो ज़्यादा उत्पन्न मत मचाइएगा ना। तो चलिए, गजनवी का दरबारी विद्वान था, और इसका ग्रंथ है तारीख ए सुबक्तगीन, तारीख ए सुबक्तगीन, तारीख ए सुबक्तगीन इसका ग्रंथ है। इसे पूर्व का पेप्स बोलते हैं, पूर्व का पेप्स कहा जाता है, पूर्व का पेप्स कहा जाता है। चलिए, 2-3 पॉइंट हमारे और बनेंगे। पहला पॉइंट हमने पीछे छोड़ दिया था थोड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो भारतीय जनता के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने किया था, और ये महमूद गजनवी से 1-2 पॉइंट बनेंगे। प्रथम मुस्लिम शासक था गजनवी, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, और गजनी वंश का अंतिम शासक मलिक खुसरो था। कौन था? मलिक खुसरो था। आगे अभी मोहम्मद गौरी आएगा, 1192 में मलिक खुसरो की हत्या कर देगा। चलिए, बात करते हैं लाहौर के युद्ध में। चलिए, लिखते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक गजनवी था। और एक बात याद आई है कि गजनवी को मूर्ति भंजक या बुत सिकन भी बोलते हैं। मूर्ति भंजक या बुत सिकन भी गजनवी को कहा जाता है। इसने सोम मंदिर के शिवलिंग को उठा ले गया था। उसके बाद की कहानी तो सबको पता ही है ना, इसके पहले हमने बात की थी। तो चलिए, 1-2 पॉइंट लिखिएगा।
सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। और एक दो पॉइंट लिख लिए गया। गजनवी को मूर्ति भंजक या बुत शिकन भी कहते हैं। और गजनवी वंश का अंतिम शासक मलिक खुसरो था। गजनवी वंश का अंतिम शासक मलिक खुसरो था। मलिक खुसरो था। इसकी हत्या 1192 में मोहम्मद गौरी ने की थी। लिख लीजिएगा, मोहम्मद गौरी ने। चलिए एक लास्ट पॉइंट है, उसको जरूर लिखिएगा कि भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने भारतीय जनता के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। चलिए जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं, शुरुआत करते हैं गौरी वंश की। चलिए उम्मीद है सभी ने कर लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं गौरी वंश की। सबसे सरल भाषा और एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई पॉइंट हमसे मिस हुआ है इसमें तो ज़रूर आप बताइएगा, क्योंकि हमें भी नई नई चीज़ें पता चलेंगी ना, लेकिन बताइएगा ज़रूर। तो चलिए बात करते हैं अब आज हम गौरी वंश की। तो सर्वप्रथम ये गौरी कौन थे, है ना, इनका गौरी क्यों कहा गया, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो एक गौर पहाड़ी थी, गौर पहाड़ी थी इसी कारण इन्हें, और ये गौर जाति के भी थे इसी कारण इन्हें गौरी कहा गया। तो लिखिएगा गौरी वंश, हेडिंग लगाइएगा गौरी वंश। आज पढ़ेंगे हम मोहम्मद गौरी को। चलिए सर्वप्रथम ये गौरी, इन्हें गौरी क्यों कहा गया है, ये गौर कहाँ के थे? तो ये गौर एक पहाड़ी थी, ये गौर पहाड़ी के निवासी थे और गौर पहाड़ी के क्षेत्र से आते थे, और इनका जो जाति थी वो भी गौर थी, इस कारण इन्हें गौरी कहा गया। घटना ये होती थी कि गौरी का एक आदमी था 1155 ईस्वी में। चलिए बीच बीच में जो मेन पॉइंट आएंगे ना उनको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से समझ में आएगा। नहीं मान लीजिए पूरी कहानी हम ऐसे बताते चलेंगे जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगी। तो चलिए, एक गजनी और ये हैरात मान लीजिए, इसके बीच में था गौर। कौन था? ये गौर पहाड़ी थी, और ये गौर पहाड़ी क्षेत्र के थे, और ये इनकी जो जाति थी ये भी गौरी थी, इसी कारण इन्हें क्या कहा गया? गौरी कहा गया। इसी कारण इस वंश का नाम है गौरी वंश। तो चलिए, गौर में एक व्यक्ति था अलाउद्दीन हुसैन। 1155 की घटना है। गौर में एक व्यक्ति था अलाउद्दीन हुसैन। वो क्या करता है 1155 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण किया। गजनी पर आक्रमण करके उसको लूटा और उसके बाद उसने आग लगा दी गजनी में। अलाउद्दीन हुसैन 1155 ईस्वी में इसने गजनी पर आक्रमण किया और वहाँ पर आग लगा दी। इसी कारण इसे अलाउद्दीन हुसैन को हम लोग जहां सोज कहते हैं। जहां सोज, एक मिनट, जहां सोज का मतलब विश्व को जलाने वाला या जहां को आग लगाने वाला। उसके बाद 1163 ईस्वी में गौर में एक गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम एक व्यक्ति होता है, और उसने 1163 ईस्वी में गौर संप्रदाय या गौर वंश की स्थापना करता है। गौर वंश की स्थापना कौन? मोहम्मद बिन साम एक व्यक्ति होता है गौर का ही। और उसके पहले 1163 के पहले 1155 में आग कौन लगाता है? अलाउद्दीन हुसैन। बात कर रहे हैं हम गौरी वंश के उदय की, कहाँ से गौरी वंश का उदय हुआ और क्यों इसे गौरी वंश कहा गया, इन सब की बात कर रहे हैं। तो चलिए,
चलिए एक बार बोर्ड साफ करते हैं ना। तो सबसे पहले हमने बात की इन्हें गौरी क्यों कहा गया, क्योंकि ये गौर पहाड़ी के क्षेत्र के थे और इनकी जो जाति थी वो भी गौर थी। ये गजनी और ये हैरात, मान लीजिए ये गजनी है और ये हैरात के बीच में एक पहाड़ी थी। कौन सी पहाड़ी थी? गौर। तो ये गौर के ही थे, इसी कारण ये गौर पहाड़ी के थे। गौर पहाड़ी क्षेत्र के आने के कारण इनकी जाति भी गौर थी, इसलिए इन्हें गौरी कहा गया। और एक घटना होती है 1155 ईस्वी में, मोहम्मद गजनवी के पतन के बाद जो ये गजनवी वंश होता है, गजनी वंश होता है, बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है। और इसका जो शासक होते हैं लाहौर में, ये मलिक खुसरो वगैरह, ये सब एकदम दब जाते हैं। और उसके बाद 1155 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन आग लगाता है, कहाँ पे? गजनी में। और सबसे पहले उसको लूटता है और वहाँ पे आग लगा देता है। और इसी कारण अलाउद्दीन हुसैन को जहाँ सोज कहा गया। जहाँ सोज का मतलब होता है या विश्व को जलाने वाला या जहाँ को जलाने वाला। उसके बाद 1163 ईस्वी में घटना होती है। कब? 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम 1163 ईस्वी में यह गौर वंश की स्थापना करते हैं। किसकी? गौर वंश की स्थापना। गौर वंश की स्थापना करते हैं कौन? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। और इनका व्यक्ति होता है मोइनुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। बहुत छोटा नाम है। ये होते हैं गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और इनका भाई होता है मोइजुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ये गजनी होता है, इनका एक भाई होता है। किसका? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम का एक भाई होता है। गौर वंश की स्थापना करते हैं ये गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। तो चलिए लिखते हैं, इनका भी नाम छोटा सा ही है। इन्होंने गौर रियासत की स्थापना या गौरी वंश लिख लीजिएगा, ये गौर रियासत की स्थापना करते हैं गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। और इनका एक भाई होता है। देखिए बोर्ड बहुत छोटा सा पड़ जाता है ना, अगर बड़ा बोर्ड हो तो और मजा आए। अब हम पछता रहे हैं इतना छोटा लेके, लेकिन तब शुरुआत में ना बजट ना कुछ था। तो चलिए, इनका एक भाई था, लिख लीजिएगा, मोइनुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मोइनुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद बिन शाम इनका भाई था। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम का एक भाई था मोइनुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जिसका आगे चल के यह गौरी नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चल के इसका गौरी नाम से प्रसिद्ध हुआ यह। चलिए बात करते हैं इसका कहाँ से उदय हुआ। गौरी नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये गौरी का पूरा नाम है मोइनुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। और इसका बड़ा भाई है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। चलिए अब बात करते हैं 1173 में। सबसे पहली घटना 1155 में होती है, उसके बाद 1163 में। अब बात करते हैं 1173 में। 1173 में ये गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम जो है गजनी के गिज के तुर्क होते हैं, गजनी के जो गिज के तुर्कों पर आक्रमण किया और उनको भगाकर वहाँ का जो शासक बनाया अपने भाई को बनाया, मोहम्मद गौरी को। और यहीं से गौरी का उदय होता है। और अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी को। चलिए उम्मीद करते समझ में आया होगा गौरी वंश। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप जरूर बताइएगा। चलिए एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन करते हैं, थोड़ा समझाने के एक बार फिर से प्रयास होगा। देखिए गौरी वंश गजनवी के पतन के कारण, गजनवी के पतन के बाद जो गजनी वंश होता है उतना मजबूत नहीं होता है। उसी के बाद ये गौरी होते हैं। ये गजनी और हैरात पहाड़ियों के मध्य में गौर पहाड़ी होती है, गौर नामक क्षेत्र होता है, वहीं के ये गौरी होते हैं। गौरी पहाड़ी और इनकी गौरी जनजाति के कारण इन्हें गौरी वंश कहा गया। ये गौर पहाड़ी के थे, प्लस इनकी जात भी गौर थी, इसी कारण इन्हें गौरी कहा गया। उसके बाद 1155 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन, ये गौर का ही एक व्यक्ति होता है, ये जो गौर क्षेत्र है यहीं का एक व्यक्ति होता है और यहाँ पे गजनी में लूटपाट करता है। उसके बाद यहाँ पे आग लगा देता है, गजनी के क्षेत्रों में आग लगा देता है। इसी कारण इस अलाउद्दीन हुसैन को हम लोग जहाँ सोच कहते हैं, विश्व को जलाने वाला या जहाँ को जलाने वाला। उसके बाद 1155 की घटना के बाद याद रखिएगा 1163 की घटना। देखिए बीच में ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है ना हमको, कि अब क्या पता भाई कोई हमसे पूछ ले कि 55-63 के बीच में क्या हुआ, तो इतने बड़े ज्ञानी हम नहीं हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से हमारा क्वेश्चन आना है वहाँ से हम बात करते हैं। तो 1155 में अलाउद्दीन हुसैन ने आग लगाई, गौर का ही व्यक्ति था, गजनी पे लूटा पाटा और वहाँ को जला दिया। उसके बाद 1163 ईस्वी में यही गौर में ये गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, नाम जरूर याद रखिएगा,
गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ये गजनी का बड़ा भाई होता है और इसने गौर वंश की स्थापना की या गौर रियासत की स्थापना की 1163 ईस्वी में। उसके बाद इसका छोटा भाई होता है मोइजुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, बहुत छोटा सा नाम है, इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा ही समझ लीजिए, मोइनुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ये आगे चल के गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, गौरी का है ये पूरा नाम है ये। और ये 1173 ईस्वी में गिज के तुर्क गजनी में आक्रमण करता है गिज के तुर्कों के ऊपर और उनको वहाँ से भगा देता है। उनको वहाँ से भगाकर वहाँ पे भाई इसका शासन हो जाता है और वहाँ पे जो गजनी का शासन किसको जो शासक किसको बनाता है, अपने भाई मोहम्मद गौरी को। यहीं से गौरी का उदय होता है। और अब आगे पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। गौरी ने भारत पर अनेकों आक्रमण किए। सबसे प्रसिद्ध जो इसके हैं तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके बाद चंदावर का युद्ध, कई सारे आक्रमण ये करता है, लगातार आक्रमण करता है। 1175 से शुरू करता है मुल्तान के ऊपर से, उसके बाद 1176 में सिंध के ऊपर आक्रमण करता है, 1179 में लाहौर, पेशावर, भटिंडा, इन सब के ऊपर आक्रमण करता है। और ये तीसरा आक्रमण जब करता है ये 1178 ईस्वी में गुजरात के ऊपर, वहाँ के शासक मूलराज प्रथम या भीम सेकेंड, भीम प्रथम जो शासक था वो गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया तब वह शासक वहाँ का था भीम प्रथम। और भीम प्रथम ने ही 1026 में सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण भी करवाया था। ये सब बातें हम अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो चलिए वहाँ नहीं आते हैं, बात यहीं की करते हैं। बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब नहीं रहता है ना जब चीज़ें माहौल में बनती हैं तो, लेकिन इसे हमें खोना नहीं है। 1178 ईस्वी में जब यह गुजरात पे आक्रमण करता है, वहाँ का शासक मूलराज प्रथम और यह भीम सेकेंड होते हैं। तो उन भाई भीम सेकेंड हाथ पैर खड़ा कर देता है कि मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसने 2 आक्रमण पहले कर चुके होते हैं और दोनों में वो लगातार विजयी होता है। फिर वहाँ की माता, उनकी माता जी होती हैं भीम सेकेंड की, वो उसका नेतृत्व करते हैं युद्ध की और दे झाड़ू बजाते हैं भाई साहब, ये गौरी वौरी को भगा देते हैं। ये गौरी की भारत में प्रथम हार थी। तीसरा आक्रमण था गौरी का भारत में और इसकी प्रथम हार थी गौरी की 1178 ईस्वी में। उसके बाद ये दोबारा गुजरात की तरफ मुड़ के नहीं देखता है। उसके बाद होता है ये पेशावर, भटिंडा और मुल्तान के ऊपर जो आक्रमण करता है, ये ज़्यादा फेमस नहीं है, इनके चक्कर में मत पड़िएगा। और राजस्थान आबू में ये गुजरात वाला युद्ध होता है, अभी बात करेंगे, जब पॉइंट लिखेंगे तो लिख देंगे। तराइन का युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान जी तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। पहले युद्ध में गौरी पराजित होता है और द्वितीय युद्ध में चौहान जी पराजित हो जाते हैं। उसके बाद चंदावर का युद्ध जयचंद होता है। ऐसा कहा जाता है कि जयचंद ने ही बुलाया था मोहम्मद बिन गौरी को कि चौहान पे आक्रमण करने के लिए नियंत्रण दिया था। अजमेर के शासक थे चौहान जी। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, गौरी वंश की। तो उम्मीद करते हैं समझ में आई होंगी चीज़ें। यदि कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो ज़रूर बताइएगा, फिर से और सरल भाषा में करके उसको समझाने का प्रयास होगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो समझ में नहीं आने वाली है, तो चलिए बताइएगा ज़रूर। और देखिए, ये जब गौरी आएगा तो इसका जो मकसद होता है भारत में अपनी शासन सत्ता स्थापित करना, मतलब भारत पे अपनी हुकूमत जमाना इसका मेन मकसद होता है। लेकिन जो इसके पहले गजनवी आता है उसका मकसद था केवल धन लूटना, जितना ज़्यादा धन लूटो, केवल उसका मकसद था धन लूटना। 17 के 17 आक्रमण किए उसने, केवल और केवल धन लूटा, तो उसका मकसद था केवल धन लूटना। तो चलिए हर एक पॉइंट लिखते हैं और जो भी पॉइंट मिस होगा आप जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं किसकी, गौरी वंश की। चलिए दिख रहा है ना जी। चलिए गौर वंश, गौर पहाड़ी क्षेत्र के होने के कारण इन्हें गौर कहा गया, इन्हें गौर कहा गया। और लिख लीजिएगा इनकी जाति भी गौर थी। इनकी जाति भी गौर थी। चलिए
देखिए कहानी के टाइप में आप नोट कर सकते हैं, लेकिन हम तो केवल पॉइंट पॉइंट नोट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हाथ का तो हालत ख़राब हो जाता है। चलिए गजनी कहाँ के थे, तो ये क्षेत्र था गजनी का, और बीच में ये हैरात इधर, और ये बीच में गौर पहाड़ी, यही के थे। ये गौर मोहम्मद गौरी यही का था। गजनी और हैरात के बीच में स्थित था गौर नामक क्षेत्र। तो लिख लीजिएगा, गौर नामक क्षेत्र इन दोनों के बीच था। चलिए जल्दी जल्दी नोट करिएगा क्योंकि तेजी से बढ़ना है आगे की तरफ। एक स्थान गजनी है, एक है, और बीच में ये हैरात है। चलिए अगला लिखिएगा, अलाउद्दीन हुसैन, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। 1155 ईस्वी में गजनी में आक्रमण किया और वहाँ आग लगा दी, या लिख लीजिएगा गजनी पर आक्रमण किया और उसको जला दिया। गजनी पर आक्रमण किया और उसके क्षेत्रों में आग लगा दी। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, जहां सोज, जहां सोज इसे कहा जाता है। अलाउद्दीन हुसैन को जहां सोज कहा जाता है, विश्व को जलाने वाला, विश्व को जलाने वाला या जहां को जलाने वाला, तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। चलिए फिर अगली बात करते हैं 1163 ईस्वी में। 1155 के बाद 63 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम द्वारा गौर रियासत की स्थापना या गौरी वंश की स्थापना। चलिए 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने गजनी के पास गौर रियासत की स्थापना की, गौर रियासत की स्थापना की। और इसी का एक छोटा भाई था, भाई का नाम क्या था, मुइजुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। चलिए गौर रियासत की स्थापना, और इसका भाई लिख लीजिएगा इधर।
शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद बिन शाम गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए फिर अगला पॉइंट लिखिएगा। 1173 ईस्वी में गजनी के गिज तुर्कों के ऊपर आक्रमण करता है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। चलिए 1173 ईस्वी में ब्रैकेट में गजनी लिख लीजिएगा। और उन्हें पराजित किया। और यहाँ का शासक किसको बनाता है? गजनी गौरी को। चलिए यहाँ लिख देते हैं। यहाँ का शासक अपने भाई गौरी को नियुक्त किया। यहीं से गौरी का उदय होता है। यहीं से गौरी का उदय हुआ। चलिए जल्दी से नोट करिएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आती कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि जो लाइव वाला स्ट्रीमिंग होता है उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर और बहुत ज़्यादा डेटा वेटा की मांग होती है, तो वो सब नहीं करना है, यहीं तक रहना है। जब नौकरी मिल जाएगी तो फिर ज़रूर पूरी होंगी वो चीज़ें भी। चलिए इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। मैं बताया गौरी ने भारत पे अनेक आक्रमण किए। 1175 से शुरुआत करता है। सबसे पहला मुल्तान पे आक्रमण करता है, उसके बाद 1176 में सिंध के ऊपर आक्रमण करता है। 1177 में आक्रमण नहीं करता, 78 में आक्रमण करता है गुजरात के ऊपर। और वहाँ के चालुक्य वंश के जो शासक थे भीमराव द्वितीय, या उन्हें मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। और जब वहाँ पे उसने आक्रमण किया तो ये जो भीम द्वितीय थे, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर वहाँ का नेतृत्व किया था इनकी माता जी थी, विधवा माता जी थी नायिका देवी जी ने। और जो भाई चलाया कस के झाड़ू, इन दोनों के ऊपर खटाखट पीट दिया एकदम, और ये गौरी भाग गया। फिर उसके बाद उसने गुजरात की तरफ दोबारा मुड़ के नहीं देखा गौरी ने। उसके बाद 1179 ईस्वी में आक्रमण करता है पेशावर के ऊपर, 1181 में लाहौर के ऊपर। और फिर उसके बाद बात करेंगे तराइन के युद्धों की। तो चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अब क्लास का टाइम भी हो गया है 40-45 मिनट। सफ़र थोड़ी देर और जारी रहेगा, फिर तराइन का युद्ध ये कल करेंगे। आज बात करते हैं केवल थोड़ा सा शुरुआत की, मोहम्मद गौरी की। चलिए आप लिखते रहिएगा। अनेक आक्रमण किए। चलिए लिखिएगा पहला आक्रमण
1175 ईस्वी में मुल्तान के ऊपर। उसके बाद लिखिएगा दूसरा आक्रमण 1176 ईस्वी में सिंध के ऊपर। एक मिनट रुकेगा जरा सा। चलिए, दूसरा आक्रमण सिंध के ऊपर करता है। पहले भारत में ये सिंध बहुत बड़ा भारत था ना, पहले एक में था, तो ये सब भारत का ही हिस्सा थे, मुल्तान वगैरह। चलिए, इन दोनों में गौरी विजय रहा। तीसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात के ऊपर। और यहाँ के शासक थे चालुक्य वंश के शासक थे भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। या मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय। ये भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। चलिए, जब गौरी यहाँ पहुँचता है तो भीम जी हाथ खड़ा कर देते हैं, बोले भाई मेरे बस की नहीं है ये, इसको रोक पाना। फिर युद्ध का निरीक्षण करते हैं किसके नेतृत्व में हुआ था, तो उनकी माता जी थी जी ने माता जी विधवा नायिका देवी जी ने किया था। नायिका देवी जी ने किया था, और इस युद्ध में गौरी पराजित हुआ। भारत में प्रथम हार थी गौरी की। भारत में प्रथम हार तो गुजरात के युद्ध में, और यह युद्ध राजस्थान के माउंट आबू में लड़ा गया था। ये भी लिख लीजिएगा। माउंट आबू में लड़ा गया। चलिए चलिए, उसके बाद फिर यहीं पे लिखिएगा। इसके बाद गौरी ने पेशावर में आक्रमण किया। ग्यारह सौ उनहत्तर ईस्वी में 1979। उसके बाद लाहौर पर आक्रमण किया।
1181 ईस्वी में, और उसके बाद भाटिंडा पर आक्रमण करता है। इसके ऊपर पंजाब के भाटिंडा में, भाटिंडा के समीप गौरी भी अपना चौथा आक्रमण करता है। पहले तो मुल्तान के साथ साथ पंजाब के भाटिंडा पर आक्रमण भी करता है। चौथे युद्ध की बात की थी जब हमने 1005 में। और क्यों उसने वहाँ पे आक्रमण किया था मुल्तान के ऊपर? क्योंकि जो शासक वहाँ का दाऊद था उसने गजनवी सेना को रास्ता देने से मना किया था। तो भटिंडा के ऊपर 1189 में, 89 ईस्वी में। इसके बाद भाई पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच की कहानी सबको पता है कि जयचंद की एक पुत्री होती है संयोगिता, और उनसे पृथ्वीराज चौहान जी का प्रेम प्रसंग अपना होता है। और जयचंद नहीं चाहता है कि वह अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान से करे, क्योंकि जो भी आपस में अपनी घृणा रही होगी दोनों पे, तो जयचंद नहीं चाहता था भाई नहीं युद्ध। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी ने उनको अगवा किया और अपने साथ विवाह कर लिया। इसी से जयचंद वो था भाई, और इतना शक्तिशाली नहीं था जयचंद की पृथ्वीराज चौहान के सामने टिक सके, उनसे युद्ध कर सके। तो इसलिए कहा तो यही जाता है कि जयचंद ने गौरी से मुलाकात की और गौरी को निमंत्रण दिया। अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए। और फिर गौरी आता है 1191 ईस्वी में, लेकिन पराजित हो जाता है। उसके बाद 1192 ईस्वी में फिर आता है कि वहाँ उल मुल्क एक दूत भेजता है तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी के पास कि हार स्वीकार कर लीजिए, लेकिन चौहान साहब मना कर देते हैं। और उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध। चलिए देखते हैं समय हो गया जी। आज का समय तो भाई हो चुका है, अब इससे ज़्यादा फिर डेटा वगैरह भी नहीं रहता है। उसके बाद बहुत सारे झाम होते हैं ना, ये तो सब लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है। हमको भी पहले लगा था कि बहुत आसान है, जब इस क्षेत्र में कूदे तब पता चला कि ये तो बहुत कठिन रास्ता है। लेकिन रास्ता है तो चलना पड़ेगा, ना कठिन हो या सरल हो। तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आई हैं ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे। और बहुत ही सरल भाषा में हमने कोशिश किया है कि शायद किसी को समझ में आ जाए। तो चलिए उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।